इस समय यूरोप को लेकर के अमेरिका कुछ मजाक के मूड में आ गया है। मजाक ऐसी कि तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे और अपने सैनिक हटा लेंगे। असल में अमेरिका और यूरोप का सर फुटव्वल चल रहा है और ट्रंप इतने ज्यादा नाराज हैं जर्मनी की एक बात पर कि वो अपनी सुरक्षा वहां से हटाने की बात कर रहे हैं कि लो बेटा, अब रशिया तुम्हें मारने आएगा तो खुद की सुरक्षा खुद करना। हेडलाइन बनती है कि अमेरिका अपने जो तैनात सैनिक हैं उनमें से 5,000 सैनिकों को जर्मनी से वापस बुला रहा है। इस हेडलाइन के आज के सेशन में मायने समझेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूरोप के कुछ और देश जैसे इटली और स्पेन को भी धमका दिया है कि मैं तुम्हारे पास से भी अपनी सुरक्षा हटा लूंगा। अब ये सुरक्षा देता क्यों है अमेरिका, आज के सेशन में ये समझेंगे। जर्मनी ने ऐसी कौन सी मजाक कर दी, किस तरह से ट्रंप को चिढ़ा दिया इन लोगों ने, आइए एक एक करके इस खूबसूरत से लैंडमार्क के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो इन सब चीजों से खुश हो रहा है, जिसका काम ट्रंप शायद बिना पैसे लिए ही कर दे रहे हैं, वो है पुतिन। हर साथियों, चर्चा है फिलहाल ट्रंप के एक बयान की। ट्रंप ने हाल ही में जर्मनी के चांसलर पर अपना बयान देते हुए कहा कि बेटा सुनो, तुम अपने टूटे हुए देश पर, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान दो। क्या चाहते हो कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए? अगर नहीं चाहते हो तो चुप रहो। ऐसा कहते हुए उन्होंने फ्रेडरिक मर्ज पर अपना गुस्सा निकाला। मर्ज ने ऐसा कर क्या दिया था कि ट्रंप चिढ़ गए? आइए मैं वो बताता हूं। सुनो क्या हुआ। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान आया था, जिसके चलते जेडी वेंस अप्रैल के अंदर, शुरुआती हफ्ते के अंदर पाकिस्तान इस्लामाबाद की यात्रा पर आए थे। वहीं पर ईरान के डेलीगेशन भी आए थे। ईरान वाले भी पाकिस्तान आए थे और अमेरिका वाले भी पाकिस्तान आए थे। जेडी वेंस ने इन दोनों के साथ बातचीत करी। कुशनर और विटकॉफ को साथ लेकर आए थे। आप सब हम अच्छे से जानते हैं। बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। पहले राउंड की बातचीत थी जो बेनतीजा रही। इसके बाद ईरान वाले दोबारा पाकिस्तान आते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकियों से मिलने से मना कर देते हैं। ट्रंप को खुन्नस में अपना जो डेलीगेशन भेजना था विटकॉफ का और कुशनर का, उसे कैंसिल करना पड़ता है। हेडलाइन बनती है कि ट्रंप ने लोगों को भेजने से इनकार कर दिया। ओके, जैसे ही कैंसिल किया, इस बात पर जर्मनी ने मजे ले लिए। असल में यूएस इज बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय ईरान लीडरशिप, ऐसा मर्ज ने कह दिया। मर्ज ने कहा कि ईरान ने बेइज्जती कर दी साहब अमेरिका वालों की। यह बात कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने भाषण देते समय कह दी कि यूएस को वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ईरान वाले। जैसे आप और हम बात नहीं करते जब आप अपने सेशन के अंदर चर्चाएं चल रही होती हैं कि भाई देखा, ईरान ने अमेरिका को भाव ही नहीं दिया, ईरान वाले अपनी ही बातों में रह गए। तो ये तो अपनी आपसी बातचीत है। लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर एक देश का वाइस, मतलब यहां पर चांसलर का सिस्टम चलता है और वो इस तरह की बात बोल दे रहे हैं, तो ये बात बड़ी चीज मतलब बनकर आती है कि भाई देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसी बात कैसे बोल सकता है। और उन्होंने इस बात को कहते हुए ईरान की थोड़ी सी तारीफें कर दी। तारीफें से मतलब इस तरह से कि ईरान के लोग अच्छा नेगोशिएट करना जानते हैं, कि वो अमेरिका के साथ टेबल पर भी नहीं बैठ रहे, लेकिन थका के अमेरिका को चल रहे हैं। अपनी बातें कैसे रखनी है उन्हें रखना आता है। हालांकि ये एक तरीके से ईरान का पक्ष नहीं ले रहे थे, लेकिन ये अमेरिका का पक्ष भी नहीं ले रहे थे। इनकी अपनी खुन्नस है अमेरिका से, जो अमेरिका ने यूरोप के देशों के साथ किया हुआ है। अब जर्मनी इस ऐसे क्यों मजे ले रहा था अमेरिका के, उसके अपने कारण हैं। जो कारण हैं उनमें से मर्ज के बयान से आप उसे समझ सकते हो, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध भूल मत जाना, क्योंकि इस पूरे युद्ध में आप शायद रशिया यूक्रेन इजराइल गाजा भूल चुके हो। रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के नाम पर यूरोपियन देश जब जब अमेरिका के पास गए हैं, अमेरिका ने इनका शोषण ही किया है। यूरोप के देशों से ग्रीनलैंड छीन लेने की धमकी देना, यह कहना कि तुम पर टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हारे साथ ये सब कर दूंगा, ये यूरोप के लोग खार खाए बैठे हैं। ऐसे में मर्ज जब ईरान के सामने अमेरिका की बेइज्जती होते देखे तो थोड़ा सुकून पाए। अच्छा, दर्द के कई और कारण भी थे और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण था जर्मनी की हालत इकोनॉमिक स्तर पर इन दिनों खराब होना। अब खराब कैसे होना, असल में इन दिनों हो क्या रहा है, जब से कोरोना आया लोगों के ट्रांसपोर्टेशन बंद हुए। जर्मनी दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में एनी टाइम बना रहता है। ऐसे में जर्मनी के इंपोर्ट्स जो हैं वो गैस के बहुत ज्यादा होते हैं। गैस के इंपोर्ट्स और पेट्रोलियम क्रूड के इंपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके लिए उसे जब तक रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक रूस पर निर्भर रहना पड़ता था। जर्मनी ने अपना फ्यूचर सेट कर लिया था रूस के साथ एक गैस पाइपलाइन डाल के, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कहते हैं, कि इस पाइपलाइन के थ्रू हम तक हमेशा गैस और तेल आता रहेगा। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन का साथ देने के नाम पर अमेरिका ने इन लोगों को भड़का दिया कि अगर तुम वाकई में साथ देना चाहते हो तो गैस खरीदते क्यों हो, क्योंकि तुम पैसे देते हो, रूस मजबूत होता है और वो फिर यूक्रेन को मारता है। अगर यूक्रेन को मारेगा, कल को पोलैंड को मारेगा, पोलैंड को मार के फिर तुम्हारे अंदर ही घुसाएगा, क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारा ही नंबर है। इन लोगों से तेल खरीदवाना, गैस खरीदवाना बंद कर दिया।
फिर ये लोग गैस तेल खरीदने के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इन गल्फ देशों पर निर्भर होने लगे, अमेरिका पर निर्भर होने लगे। अमेरिका ने रही सही कसर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बीते 2 महीनों से खराब कर दी। ऐसे में रूस से भी तेल गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी गया, रह दे के कहां बच गया? तो अमेरिका। तो जर्मनी को अब ज्यादा से ज्यादा माल खरीदना अमेरिका से पड़ रहा है, या अमेरिका जहां से चाहता है वहां से पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ से दुश्मनी करा दी, दूसरी तरफ से रास्ता बंद कर दिया। इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन भयंकर बढ़ी हुई है। मतलब हालत यह है कि जर्मनी विल बोरो लाइक नेवर बिफोर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। 4 साल तक अब जर्मनी को उधार लेना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ट्रंप के इररेस्पॉन्सिबल ईरान वॉर के चलते हमारी ग्रोथ आधी रह गई है। दिस इज नॉट अवर वॉर, हमारा युद्ध नहीं है, फिर भी इसका इंपैक्ट हम पर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन कम से कम 500 मिलियन यूरो का पर डे नुकसान भुगत रही है। लगभग 6000 करोड़ रुपए का पर डे नुकसान भुगत रही है। यह बात इन्होंने कहा कि हमारे देश की कंपनीज, हमारे देश के पंप्स स्टेशंस, इन पर असर आ रहा है ट्रंप के एक गैर जिम्मेदाराना युद्ध के चलते। जर्मनी की इकोनॉमी पर लगातार असर पड़ रहा है। जहां इकोनॉमी बूम करने वाली थी, शुरू करने वाली थी, इन भाई साहब ने युद्ध थोप दिया। और ना केवल ऑयल का संकट, फाइनेंस का संकट, फर्टिलाइजर का संकट भी आ रखा है। क्योंकि पहले ये फर्टिलाइजर के लिए भी रशिया से फर्टिलाइजर लेते थे, क्योंकि पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट में ही आते हैं ये सब। ऐसे में वो भी रुक गया, अब गल्फ से रुक गया, तो तुमने बोले सारे रास्ते बंद कर दिए। हालत ये है कि जर्मनी की एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन कंपनी है लुफ्तांसा, उसने अपनी फ्लाइट में कटौती कर दी क्योंकि एयर फ्यूल किराया बहुत बढ़ गया। बोले हम वो नहीं उड़ाएंगे, तो पूरी इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की प्रभावित हो गई। इससे ये लोग परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप महोदय ने दुनिया को एक युद्ध दिया हुआ है। जब ये बात ट्रंप को पता चली कि साहब वो ये कह रहे हैं कि आपके चलते दुनिया में संकट आया हुआ है और आपसे बढ़िया तो ईरान वाले हैं, तो भाई साहब इनसे ये भी सहन नहीं हुआ। मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मैंने नुकसान पहुंचाया, अब तुम डांट भी खाओ। भाई साहब अब ट्रंप डांटने निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या तुम चाहते हो कि न्यूक्लियर वेपन वो रखे? बोले नहीं चाहते। तो फिर बोले चुप रहो। फिर बोलते हैं कि एक बात बताओ। अच्छा, फिर इनसे ये पूछा गया कि सर एक बात बताइए कि आप मर्ज के बयान से डिसएग्री करते हैं? बोले हाँ वो तो है ही है, लेकिन एक बात और भी है। मैं इन दिनों इनकी बातों से परेशान होकर सोच रहा हूं कि अब मैं इनके अंदर से सुरक्षा भी हटा दूं। अब यहां पर एक नई बात आ गई कि पहले तो आपने उनकी इकोनॉमी तोड़ दी, अब जिनकी इकोनॉमी तोड़ी अब आप उनसे कह रहे हो मैं उनकी सुरक्षा हटा दूं। अब ये सुरक्षा की कहानी क्या है, आइए अब मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि ट्रंप का हाल का बयान है कि अगले 6 से 12 महीने में मैं जर्मनी में से अपने 5000 सैनिक बाहर निकाल लूंगा। अब ये सैनिकों की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा इतिहास की दृष्टि से समझते हैं। देखो, इस समय दुनिया के अंदर अमेरिका की जो सेना है वो 750 बेसेस पर बैठी हुई है। लगभग 2.25 लाख सैनिक 159 देशों में अमेरिका के बैठे हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा बेस जापान में है और दूसरे जर्मनी में है। जापान और जर्मनी दोनों वो हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध हारे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारे थे। इन दोनों ही देश में अमेरिका की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से रहती है। जापान के अंदर अमेरिकी सैनिकों की संख्या जहां आज 53,000 है, वहीं जर्मनी में सैनिकों की संख्या 33 से 36,000 के बीच में बनी रहती है। जापान और जर्मनी में सेना रखने के 2 कारण अमेरिका ने दिए थे। पहला कि देखो जापान वालों, तुम अपने लिए अस्त्र शस्त्र मत बनाना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जर्मनी से भी यही कहा कि देखो तुम्हारा तोड़न टूटन हो चुका है, युद्ध के बाद तुम 2 भागों में बंट चुके हो, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस रखता है और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका रखता है। तो ऐसा करते हैं, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी जर्मनी के अंदर मैं अमेरिकी सैनिकों को रख देता हूं। 1989 में जब बर्लिन की दीवार ढही, जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ, उस समय तक के लिए समझो कि जर्मनी में अमेरिकी सेना बहुत ज्यादा थी। मतलब कहते हैं लाखों की संख्या में अमेरिकी सैनिक जर्मनी में थे, ताकि सोवियत रूस आगे आगे बढ़कर ना आए। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके शीत युद्ध की समाप्ति तक जर्मनी के अंदर अमेरिकी सैनिक भर भर कर रहे हैं। आज भी यहां पर अमेरिकी सैनिक रहते हैं, और यह बात आज से नहीं आ रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आपको ध्यान हो, 1945 के बाद जब शीत युद्ध में तब्दील हुआ, जब सोवियत रूस और अमेरिका के बीच झगड़ा शुरू होने लगा कि ज्यादा बड़ा कौन, उस समय के तक ये दोनों देश इस बात की जद्दोजहद में जर्मनी में अपनी सेना भरकर बैठे रहे। फाइनली अमेरिकी बीच बीच में 1989 के बाद लौटना शुरू हुए, जहां पर आज इनकी संख्या घट करके 33 से 36,000 के बीच में रह गई है।
आज भी जर्मनी में अमेरिकी सैनिक क्या करते हैं भाई साहब, यूरोप हो या अफ्रीका, इधर अगर हमले करने हो तो यहीं से फैसला लिया जाता है। देखो, अमेरिका ने दुनिया को कई अपने कॉमन सेंटर्स में बांटा हुआ है। जैसे यूएस का नॉर्थ कमांड है, यूएस साउथ कमांड है, अफ्रीका कमांड है, यूरोपियन कमांड है, सेंट्रल कमांड है, इंडो पैसिफिक कमांड है। ऐसे ही जो यूरोप का कमांड है, अफ्रीका कमांड जो है, उन दोनों का सेंट्रल हेडक्वार्टर इसने बना रखा है। जैसे सेंटकॉम का कतर के अंदर बना हुआ हेडक्वार्टर है, ऐसे ही अफ्रीका और यूरोप का सेंट्रल कमांड इन्होंने जर्मनी में बना रखा है। यहां पर वीसबैडेन में अमेरिकी आर्मी यूरोप और अफ्रीका का मुख्यालय बना हुआ है, और इसी तरह से लैंड स्टूल करके जो जगह है वहां पर इनका सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल बना हुआ है। ऐसे ही ग्राफेनहोवर, विल्सेक और होफेनफेल्स के अंदर यूरोप का सबसे बड़ा अमेरिकी ट्रेनिंग एरिया बना हुआ है। मतलब एक तरीके से इन्होंने, अगर इस पूरे हमले में इस क्षेत्र में अमेरिका को कहीं भी हमला करना है तो जर्मनी इज द सेंटर, इस तरह से अमेरिका यहां रहता है। अमेरिका यहां रहता है, जर्मनी वाले विरोध नहीं करते क्या? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका ने इनको पाठ पढ़ा रखा है। क्या कह रखा है कि देखो, मैं नाटो के तहत तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, चूंकि मैंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर तुम में से किसी भी देश पर हमला हुआ तो मैं हिफाजत करने आऊंगा। तो अब सोचो, तुम मेरे नाटो अलाइज हो, अगर तुम पर हमले हुए तो मैं सेना कहां से भेजूंगा? इसलिए मैं सेना वहीं पर बिठा के रखता हूं। अंग्रेजों ने जैसे कभी भारतीय राजाओं के साथ किया था, वैसे ही आज अमेरिका इन यूरोप के देशों के साथ करता है कि मैं तुम्हारे पास सेना रखता ही इसलिए हूं, कल को कोई दिक्कत ना हो, ताकि तुम्हारे लिए युद्ध की स्थिति में लड़ना आसान हो। एक तो रहा कारण ये। तो कुल मिलाकर के जर्मनी की जो बहुत बुरी हालत है, उसके पीछे का कारण समझ में आया, सैनिकों का कारण समझ में आया। जर्मनी केवल एक कारण से परेशान हो तो चल जाए। भाई साहब, बाइडेन ने भी तो यही हाल कर रखा था। जब बाइडेन सत्ता में थे, उन्होंने भी तो जर्मनी से यही कहा था कि तुम तेल नहीं खरीदोगे। तो कुल मिलाकर अमेरिकी जो है वो इस पूरे यूरोप के लिए एक अभिशाप बनकर रहे हैं, बस कह नहीं सकते ये लोग। इसके चलते रशिया का तेल यूरोपियन यूनियन नहीं ले पा रहे थे, अब ईरान के चलते भी वो तेल नहीं ले पा रहे हैं। तेल तो छोड़ो, फर्टिलाइजर तक का संकट है जर्मनी में, हो सकता है खाद्यान्न संकट के हालात बन जाए। अब एक और खुन्नस का पॉइंट समझो, जब से ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के इन सब लोगों से कहा कि साहब आओ युद्ध करने चलते हैं, ईरान से युद्ध करते हैं, तो यूरोप के देशों ने मना कर दिया, सुनो हम आपके साथ युद्ध में नहीं जाएंगे। इस पर ट्रंप नाराज हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर बैठ गए। जब बैठ गए तो इन यूरोप के देशों ने अपनी एक महफिल बुलाई, सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए, उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया कि आओ हम क्या सोचते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। जब सब पहुंचे तो भारत के इन सभी देशों के सामने एक पक्ष रखा गया कि भाई अपन रास्ता खुलवाने चलें क्या, अपने जहाजों को तो निकलवाएं। अच्छा, ये बात अब चर्चा में भी हो रही है बहुत सी जगह। अभी डिप्लोमेटिक डेस्क में भी मैंने इस चर्चा को अपने साथ जो डिप्लोमेट्स थे उनके बीच में रखा था कि भाई ये देश खुद से अपनी सेना क्यों नहीं भेज लेते कि चलो रास्ता खुलवा लेते हैं। ऐसे में यह बड़ा पॉइंट बना, और बड़ा पॉइंट क्या बना कि ट्रंप के अगेंस्ट जाकर इन लोगों ने कहा हम अपनी सेना भेजकर अपने जहाजों को वहां से निकलवा लेंगे। जर्मनी के जो फ्रेडरिक मर्ज जो चांसलर हैं यहां के, उन्होंने हाल ही में अपनी सेना को बयान देते हुए यह कह दिया कि तैयार रहना, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने वाहनों की आवाजाही कराने के लिए सेना का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं। मतलब समझो कि अमेरिका के बिना वहां से निकलते जहाजों को खुद की सेना डिफेंस देते हुए निकलेगी कि लो साहब यहां से सामान को बाहर निकालो, अगर कुछ होगा तो हम लड़ लेंगे। तो एक प्रकार से अपनी सुरक्षा देने के लिए यहां पर अब चर्चा शुरू हो रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले समय में दुनिया के देशों को एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि अमेरिका और ईरान अपनी नींद में सो रहे हैं और दुनिया बर्बादी में सो रही है, ऐसे तो नहीं होगा। तो आने वाले समय में यह एक्सपेक्टेड होगा कि दुनिया का एक समूह बनेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि यहां से ना तो अमेरिका जहाज रोकेगा और ना ईरान रोकेगा, और ये लोग अपने मिलिट्री जहाज लगा लगा करके इस तेल को वहां से निकलवाएंगे। पूरे की पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया एकत्रित होकर के इस काम को करवाएगी, ये ज्यादा दिन दूर नहीं है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान की इस राइवलरी के अंदर यूरोप का क्या हाल है। तो देखो, यूरोपियन यूनियन की तरफ से वॉन डेन जो है, उर्सुला वॉन डेन, वो पहले ही कह चुकी है कि यूरोप बहुत बर्बाद हो रहा है। 500 मिलियन यूरो का पर डे नुकसान है, यानी टेक्निकली 5,566 करोड़ रुपए का पर डे नुकसान हो रहा है। अगर ज्यादा जल्दी हालात नहीं सुधरे तो मतलब यूरोप के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा। ट्रंप तो अपने ट्रंप है जो यूरोप को पहले से भी खींचते आए हैं ग्रीनलैंड के मामले में। इसी के चलते हुए फिलहाल यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ आपको साउंड हो रहे हैं। क्या ट्रंप की पहली बार खुन्नस है? नहीं, ट्रंप पिछली बार भी जब सत्ता में आए थे तब भी ये धमकी दिए थे, मैं जर्मनी से सैनिक निकाल लूंगा, तब 12,000 सैनिक निकालने की कहा था। बाइडेन जैसी सत्ता में आए, उन्होंने ट्रंप का फैसला बदला कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, अदरवाइज हम
अपने सैनिक जो वहां रखते हैं वो केवल उनकी सुरक्षा में नहीं रहते। आप ये भी समझो कि उनके चलते आप भी कहीं ऑपरेशन करने जाते हो तो आपको अपने सैनिकों को रखने की एक जगह मिलती है। म्यूचुअल बेनिफिट है, केवल बेनिफिट अमेरिका का नहीं है, सॉरी यूरोप का नहीं है कि वो सुरक्षित हैं आपके सैनिकों से, उसका रिवर्स भी है कि आपकी सेना को रखने की जगह वो लोग देते हैं, यह आपका भी बेनिफिट है। खैर, ट्रंप तो ट्रंप है, वो अपनी तरफ से एक तरफा प्यार मानते हैं। कुछ का कहना यह है कि अगर आज ये सब काम हो रहा है तो इसके पीछे रूस की मंशा हो सकती है। हो सकता है पुतिन ने ही ट्रंप से कह रखा हो कि यार सेना हटाओ ताकि मैं यूक्रेन जैसे एक आध देश को अंदर कर लूं और फिर बाकी बात कर लें। अब ये तो सब वही जाने। फिलहाल के लिए एक्सपर्ट्स की जो वर्ल्ड वाइड राय चल रही है वो यही है कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्से में आकर अपने सैनिकों को नहीं हटाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर